आप ये नोट कर लीजिए, जो मेडिकल है वो आईआरसीसी कौन है? कैनेडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, डॉक्टर्स को ऑथराइज करती है। सब जानते हैं कि रीच के नाम पे बहुत से लोगों की किडनैपिंग्स भी हुई है। कि बहुत सिंपल हो जाता है कि आप पहुंच जाओगे तो हम पैसा दे देंगे, तो इसमें किडनैपिंग्स भी बहुत हुई। यूएसए जाने के लिए गुजरात से लोग जाते हैं, 70 लाख दे देते हैं। अब आप सोचो 70 लाख में कितने फ्लैट आ जाएंगे, कितनी कोठी आ जाएगी, कितना तगड़ा बिजनेस खुल जाएगा। बल्कि बिजनेस नहीं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुल जाएगी 70,000 में छोटी मोटी, जिसमें आप लाख 1.5-2 लाख रुपया कमा सकते हैं। 2-3 लाख इंडिया में कमा रहे हैं तो बंदा बाहर नहीं जाता। सिर्फ जिसकी कंडीशन सही नहीं होती है वो ज़्यादातर ये जाता है, और ये ज़्यादातर जो है इंडिया में यूपी बिहार सारी जगह से जाता है। दोस्तों, मैं नसीम खान, फाउंडर ऑफ द ब्रांड बुल टॉक शो। जैसे कि आप जानते हैं, हम द ब्रांड बुल टॉक शो पर उन लोगों से आपका परिचय कराते हैं, या तो वो आपको कुछ सिखाते हैं या फिर वो कैसे बने वो आपको बताते हैं। तो आज हमारे साथ में है विकास मल्होत्रा साहब, जो आपको बताएंगे वो डार्क सर्कल जो लोग देश विदेश में जाकर के फंस जाते हैं एक जॉब के नाम पर। जिन हजारों लाखों लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है, किसके नाम पर? जॉब के नाम पर। लाखों रुपए की ठगी हो जाती है जॉब के नाम पर। तो आज वो आपको अपना अनुभव बताएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप जेन्युइन लोगों को समझ सकते हैं और किस तरीके से आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके साथ में ठगी कर करके आपका लाखों रुपए लेकर के यूं उड़ जाते हैं। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं विकास मल्होत्रा साहब से। बताइए क्या है इसका सच, जो अदर कंट्री में लोग जाकर के फंस जाते हैं और लोगों के साथ में लाखों रुपए की ठगी हो जाती है। जो उनका पैसा कमाया हुआ है वो भी चला जाता है सिर्फ एक बहकावे के ऊपर। पहले तो विकास मल्होत्रा का आप सबको नमस्कार, और नसीम खान जी का थैंक यू कि उन्होंने मुझे चैनल पे बुलाया, और उनके इस चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। जी, देखिए, जाहिर सी बात है कि आप लोग 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, 8-10 हज़ार, तो आपके दिमाग में यही आता है कि यार बाहर चले जाएं। बाहर जाने के बाद एक फैमिली अच्छे स्पोर्ट पे चल जाएगी, फैमिली एक अच्छा स्पोर्ट ले लेगी, मेरा खुद का भी करियर बन जाएगा। यही सारों की सोच होती है बाहर जाने के लिए सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो जाने वाले होते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादातर जाने वाले वो लोग हैं जो कि गरीब हैं, बिल्कुल जिनकी सही बात है। साफ सी बात है, अगर आप 2-3 लाख इंडिया में कमा रहे हैं तो बंदा बाहर नहीं जाता। सिर्फ जिसकी कंडीशन सही नहीं होती है वो ज़्यादातर ये जाता है, और ये ज़्यादातर जो है इंडिया में यूपी बिहार सारी जगह से जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सीधी सी बात है कि प्रोफेशनल है। डॉक्टर से बेटर कोई नहीं जानता। ऐसे ही हमारी लाइन के अंदर हमसे बेटर कोई नहीं जानता, लेकिन जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता होता कि सही उसने बात सही जगह पैसा लगा दिया, गलत जगह पैसा लगा दिया। बिल्कुल सही बात। अब क्या है, हमारी इस लाइन में बंदा फ्रॉड भी है, मान लीजिए उसने ऑफिस इतना तगड़ा किया होता है, स्टाफ उसके पास 50 से लेके 100 बंदों तक का होता है। क्या बात है। अब जो एक मतलब जो फ्रॉड बंदा होता है वो पूरा सिस्टम बनाता है, आपको इस तरीके से ऑफिस बनाता है एकदम जेन्युइनिटी दिखे, और 50 से 100 लोगों का स्टाफ भी रखता है। हाँ बिल्कुल रखता है। ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जब बंदा किसी ने बाहर जाना है वो उस ऑफिस के अंदर आता है, सबसे पहले तो वो यार ये देखता है कि यार लाखों रुपए का तो उसने सामान लगाया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है इस बंदे के पास, तो नेचुरल है कि ये कुछ होगा। सही बात है। ठीक है, ये कुछ होगा, ये बंदा बाहर ही बेचता होगा, लेकिन अंदर की इनसाइड रियलिटी उसको नहीं पता होती। तो मैं आज आपके चैनल से ये कुछ बातें शेयर करूंगा कि जिसमें हो सकता है कि आपकी बात जो सुन रहा है उसने अप्लाई किया हो, बिल्कुल या वो इस उम्मीद में हो कि शायद उसका आज वीज़ा आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है उसने फ्रॉड वाली जगह किया हो, तो उसको इस चीज़ के लिए हेल्प होगी।
और उसको ये पता लगेगा कि ये काम कैसा होता है। तो मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा। सबसे पहली बात मैं करूंगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं कनाडा के लिए जाते हैं। अच्छा। कनाडा में जब फ्रॉड होता है हम्म। तो वो किस टाइप से होता है, मैं वो आपको सिंपल सी बताऊंगा। देखिए, आपने कनाडा का अप्लाई किया, हम्म। अगर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट जैसे ही आप वो आपका अप्लाई करता है और फर्स्ट डे, ऑन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे आपसे वो मेडिकल करवाता है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो काम ही नकली है। क्योंकि आप ये नोट कर लीजिए, जो मेडिकल है वो आईआरसीसी कौन है? कैनेडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो एक डॉक्टर्स को ऑथराइज करती है, और उनकी वो लिस्ट आपको CIC.Canada उसमें भी मिल जाएगी कि कौन सा डॉक्टर ऑथराइज है कनाडा का मेडिकल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मतलब वो ऑथराइज भी होते हैं, ऐसे हर कोई नहीं हाँ, कर नहीं, सकता। हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। अब ये लोग क्या है, ये डायग्नोसिस सेंटर में भेज देते हैं। अच्छा। डायग्नोसिस सेंटर बहुत हैं, पूरे इंडिया के अंदर हैं। तो उस डायग्नोसिस सेंटर में उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं, 200-250 का होता है, और 5 से लेकर 10,000 तक की फीस चार्ज कर लेते हैं मेडिकल की। अब जिसने अप्लाई किया उसको तो ये लगता है कि यार मेरा प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन अगर आप विक्टिम है इस चीज़ के, जाते आपका मेडिकल हो गया, तो आप समझ लो कि आप कहीं नहीं जाने वाले। वो गेम सिर्फ मेडिकल और आपसे मेडिकल के पैसे लेने तक की है। अब बड़ी सिंपल नसीब जी कैलकुलेशन है। 100 बंदा लिया, 100 बंदे का गया 25,000 एक मेडिकल के पास, और आया उसके पास कितना? आप 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 लाख। 25,000 का खर्चा आया और 10 लाख आ गया। तो ये सारे पैसे बनाने के होते हैं। दूसरी चीज़, कनाडा के अंदर बंदा आपको जॉब ऑफर देता है, और साफ सी बात है, अगर आपने बाहर जाना है तो आपके पास वहाँ की मतलब अभी आपकी बात से जो है कि साबित हुआ है, जैसे कोई कनाडा जा रहा है और जाते के साथ में जिस एजेंट के पास में वो गया है और वो कहता है चलो आप अपना ये करा लो करा मेडिकल, लो, तो एक तो यही वो ये हो गया कि वो नकली बंदा है। वो नकली बंदा है, क्योंकि दूसरी चीज, उसने सिर्फ आपसे टेस्ट के पैसे लेने हैं हाँ, और काम खत्म हो जाना उसका। वो टेस्ट आप कहीं भी करा लो अपने लोकल, वो भी 250-300 का है, लेकिन उसी टेस्ट के आप, ठीक है, ब्लड भी दे रहे हो, उल्टा अपना खून भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, और जाना कहीं पे भी नहीं है। सही बात है। तो ये चीज़ नहीं पता होती, बहुत से लोगों को नहीं पता होती। दूसरी चीज़, आपसे वो सेकंड टर्म्स में जॉब ऑफर पे पेमेंट लेता है। अच्छा। वो पेमेंट 1 लाख से 2 लाख 3 लाख हो सकती है। अच्छा। ठीक है, 50,000 भी हो सकती है। तो जब उसका जॉब ऑफर आता है, उसको कॉल आता है कि सर आपका जॉब ऑफर आ गया। अब इस चीज़ में कैसे पता लगे असली है नकली है? तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कई एजेंट क्या करते हैं, वो जो जॉब ऑफर है वो अपने खुद के कंप्यूटर में ही टाइप किया होता है। ठीक है। ठीक है, उसमें कंपनी का नाम नहीं होगा, ना फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस नहीं होगा, या फिर कंपनी तो होगी एग्जिस्ट कनाडा वाली, लेकिन ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज होगा। अच्छा। क्योंकि साफ सी बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है, तो आप डेफिनेट है कि उसको मेल करोगे, फ़ोन करोगे वेरीफाई करने के लिए, यार असली है कि नकली, आपने दिया भी कि नहीं दिया। सही बात है। तो ये चीज़ उनको नहीं पता होती। तो अगर आप मतलब कि जो जॉब ऑफर लेटर दे रहे हैं हम्म, वो दे तो रहे हैं, लेकिन उनमें मेल आईडी या नंबर उसी एजेंट का होगा, ताकि वो फोन करे तो बोल दे कि हाँ ये रियलिटी बिल्कुल है। बिल्कुल, या फिर होगा ही नहीं, कुछ या भी फिर नहीं होगा होगा। ही नहीं। और वो आपको सबसे बड़ी बात है इसकी पहचान, एक तो ये है। दूसरी चीज़, वो कभी भी जॉब ऑफर आपको व्हाट्सएप या मेल नहीं करेगा, अच्छा। और वो आपको सीधा ऑफिस में बुलाएगा। वो बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास ऑफिस आइए, ऑफिस आके इसको साइन कीजिए और पैसा दीजिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो समझ लो कि आप बेवकूफ़ बन रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले। बेटर है कि अगर पैसा नहीं फंसाया तो अपना बचा लो। सही बात है। तीसरी चीज़, LMAI, ये सबको पता है। LMAI लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कनाडा गवर्नमेंट का कनाडा एम्प्लॉयर के साथ एक एग्रीमेंट होता है फॉरेनर को बुलाने के लिए, तो उसके नाम पे भी पैसा ले जाता है। लेकिन जब आपका जॉब ऑफर ही नकली है तो डेफिनेट है LMAI का तो मतलब ही नहीं बनता, लास्ट स्टेज का जिसको हम बोलते हैं। मेन चीज़, आप में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है जाने के लिए, हमारे पास तो है ही 60, 70, 80, 90 हज़ार। तो इस चीज़ का फ़ायदा वो एजेंट उठाता है। वो आपको कहता है कि आपने देना ही इतना है जितना आपके पास है, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट में कटवाना है। अच्छा। ये बहुत होता है, अच्छा। और ये अब का नहीं है, 2011 का ये चल रहा है, और अभी तक चल रहा है। ये है कि इसका जो जोर है, जो इसकी ज़्यादातर है, ये 2011 से 16 तक सबसे ज़्यादा चला था। अच्छा। इसमें लोग खुश हो जाते थे
अच्छा, मतलब कि यार मेरे तो इतने किस्तों, देने हैं और हाँ, फिर किस्तों में जाना है। आप सोचो रिश्तेदार नहीं यहाँ पे पूछता 1 रुपया दे के, मतलब वो एक एम्प्लॉयर, वो भी कनाडा का, उसको क्या पड़ी आपको बुलाए, सैलरी भी दे और किस्तों से भी कटाए। लोग नहीं समझ पाते इस बात ये को। सही बात है। लोग कहते हैं कि नहीं यार इसने ये ऑफिस तगड़ा खोला हुआ है, इसके पास इतना तो तामझाम है, तो ये सच बोल रहा होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये भी फ्रॉड है, अच्छा। आप मत करिए इस चीज़ को। हम्म दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा अक्सर जो होती है यूरोप की। हम्म यूरोप का मेडिकल नहीं होता, आज मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा। कनाडा का होता है। यूरोप का मेडिकल सिर्फ ग्रीस के लिए होता है, वो भी दिल्ली में होता है। अच्छा। वो भी तब होता है जब एम्बेसी आपकी फाइल सबमिट कर लेती है और आपको स्लिप खुद देती है मेडिकल की कि आप अच्छा। मेडिकल करा के आओ। हम्म बाकी जो यूरोप के पार्ट हैं, शेंगन के पार्ट्स हैं, इनका किसी का भी जो है मेडिकल नहीं होता। आप यूरोप का मान लीजिए अप्लाई कर रहे हो हम्म और किसी ने ये बोल दिया कि मेडिकल करा लो, समझ लो कि यार कुछ नहीं हो रहा है, वो भी मेडिकल वाली गेम है। देखिए एक बहुत क्लियर बात है, अगर आपका प्रोसेस जेन्युइन है हम्म तो आपका हर एक स्टेप भी जेन्युइन होगा। सही बात है। आप वो चीज़ तभी आप करवाएंगे जब वो चीज़ एक्चुअली में चाहिए। हम्म ठीक है, सही जैसे बात है। कनाडा का अगर जेन्युइन अप्लाई हो रहा है तो सीधी सी बात है, जॉब ऑफर आपको दिया जाएगा। हम्म ठीक है, LMI जो आता है वो भी दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइल सबमिट होएगी हम्म और जो मेडिकल है उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक होएगी। बुक होने के बाद आपका मेडिकल होगा। ये स्टेप्स होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि बंदे को पता होने ज़रूरी हैं कि मैं इमिग्रेशन में मैंने बाहर जाना है और इस तरह से अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो फ्रॉड है। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, इंटरनेट कॉल। अच्छा। अब ऐसा होता है कि बंदे बोलते हैं कि यार तेरा काम हो गया, बट अब तेरे को एम्प्लॉयर का कॉल आएगा। अच्छा। ठीक है, अब जो अब जो जिसने अप्लाई किया है वो बेचारे को इंग्लिश तो आती नहीं है। ठीक है, बहुत कच्चा है। सही बात है। और जो इंटरनेट कॉल कर रहा है कच्चा वो भी है, बट वो थोड़ा सीखा हुआ है। ठीक है हुआ है। तो ऐसी वो इंग्लिश बोलता है कि साफ सी बात है कि उसको पता नहीं लगती। हम्म ठीक है, तो अगले दिन उसको फिर फ़ोन जाता है, यार तेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। वो बोलता है यार आया तो है बट समझ नहीं आया। यार तू फेल हो गया, बस तूने यही गड़बड़ कर दी। तेरे को एम्प्लॉयर का कॉल आया था, एम्प्लॉयर ने बोला कि बंदे को कुछ नहीं समझ आता, मैं इसका वो नहीं सिलेक्शन करा, तूने हमारा नुकसान करा दिया। और वो इंटरनेट कौन सी होती है, +31 जो भी 4 या 5 अक्षर होते हैं। तो कभी भी ऐसे इंटरनेट कॉल नहीं आती। अच्छा। ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉयर ऐसा है कनाडा का, वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। अच्छा। वो रिप्लाई भी नहीं करेगा, कॉल करनी तो दूर की बात है। क्या बात है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वो बस इंटरनेट कॉल है। ये आपके काफ़ी साइट हैं गूगल में जिसमें 50, 100 या 150 रुपया दे के आप एक्टिवेट हो जाता है, आप इंटरनेट कॉल कुछ मिनट के लिए कर लेते हैं। ये बहुत है फंडा, जैसे मतलब ये होता है। ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई है कि एम्प्लॉयर कभी भी जल्दी से वहाँ का कॉल नहीं करेगा और कुछ बिल्कुल। लोग कॉल के नाम पे ही ठगी कर लेंगे। वो ऐसे लोग हैं एम्प्लॉयर्स कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपके साथ चैट करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। उनका सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ भी चाहिए आप हमारे स्टाफ से उससे बात कीजिए, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसे नहीं कि हर बारी कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं 110% मैं बोल रहा हूँ अभी भी इंडिया के अंदर हो रही हैं। अच्छा। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रही हैं। हो सकता है आपके चैनल से कुछ लोगों ने अप्लाई किया हो और उनको ये चीज़ें पता लगे, तो मैं यही नहीं, बोलूँगा। हमारे चैनल से कोई अप्लाई नहीं नहीं, करता, चैनल मतलब से अप्लाई सुन नहीं, रहा मतलब है। आपके चैनल में सॉरी जो व्यूअर्स हैं हाँ उनमें से कोई हो जिन्होंने अप्लाई किया हो, तो जी। ये इनको बहुत बेनिफिट देंगी। ये नहीं पता होती किसी को, हमें इसलिए पता है क्योंकि मैं 2011 का इस लाइन में हूँ और बहुत एक्सपीरियंस है। हम्म अच्छा, इसमें लोग गलत चीज़ों में और फंसते हैं, रीच। तो विकास जी, ये रीच क्या बोलते हो, मतलब कौन सी रीच कह रहे हो आप? रीच का हमारी लाइन में मतलब होता है कि जब कोई किसी कंट्री का अप्लाई करता है तो वो उसके साथ एक इस बात का तय कर लेता है कि वो पैसा तभी देगा जब उस कंट्री में पहुंचेगा, अच्छा। जब उस कंट्री में लैंड कर लेगा। और सब जानते हैं कि रीच के नाम पे बहुत से लोगों की किडनैपिंग्स भी हुई हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है कि आप पहुंच जाओगे तो हम पैसा दे देंगे, तो इसमें किडनैपिंग्स भी बहुत हुई। तो रीच का मतलब यही होता है कि मान ली किसी ने कनाडा जाना है, वो कनाडा बोलेगा कि जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा तो मैं रीच का पैसा दूंगा। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि रीच का इतना पैसा है कि शायद दिल्ली में भी फ्लैट आ जाए, अच्छा। कोठी शायद पंजाब में कोठी आ जाए, या फिर किसी भी शहर में कोई कोठी या फ्लैट आ जाए, या फिर बहुत तगड़ा बिजनेस खुल जाए। इतना पैसा रीच का होता है, 25, 30, 35, 40, 45 लाख, हज़ार नहीं, लाख। अच्छा। हाँ,
तो इतने लाखों रुपए की डिमांड होती है इस चीज़ के लिए। तो जब इतने लाख ही लगा करके जाना है तो यहीं बिजनेस ना कर ले। लोगों की मत मारी हुई है, नहीं समझ आता। बल्कि ये पैसा कौन सा उनके बैंक का होता है, कोई ज़मीन बेच रहा है, अच्छा। कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, कोई कार बेच रहा है, ऐसे कर करके लाखों रुपए इकट्ठा करके बाहर जा रहे हैं। हम्म। और बाहर जाने के बाद क्या करते हैं, 3-4 साल तो लगा देते हैं अपने पैसा रिकवर करने में, माँ बाप को कर्जे में डुबा देते हैं। हम्म। अगर आपके पास 25-30 है तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास आओ, बिजनेस मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। अच्छा। लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए। पहले दिमाग में बैठा लो कि मेरे पास, जब आपके पास देखिए आपके पास 25-30 लाख हैं, जाहिर सी बात है लखपति तो यार आप हो ही, सही बात है। ठीक है ना। करोड़पति बनने के लिए एफर्ट कर लो। सही बात है। जाने का तो उस बंदे का बनता है कि जो बेचारा 10-15-20 हज़ार कमा रहा है और उसका खर्चा 30-40 हज़ार का है, कि वो सोचता है कि यार मैं बाहर जाके थोड़ा जल्दी पैसा कमा लूँ, उसका हाँ जी। मुझे लगता है कि बाहर जाना जायज़ है। जिसके पास लाखों रुपया पड़ा हुआ है, हाँ। मेरे ख्याल से उसका जाना बिल्कुल नाजायज़ है। कि ऑलरेडी, और आप ये मानो पता, हम्म। तो बाहर की लाइफ को इतनी खास नहीं है मैं बोलूँ कि बहुत तगड़ी है। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप पैसा कमाने के लिए जा पैसा रहे हो, कमा लेते हैं। जाओ आप कमाओ, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप 70-80 1-1 करोड़ रुपया खर्च के बाहर जा रहे हो तो सबसे बड़े मूर्ख हो। आप अपने बाहर नहीं जा रहे, आप अपने आप को बर्बाद करके यहाँ से, देखिए यहाँ से ज़मीन बेच दी, घर बार बेच दिया, पैसा इकट्ठा करके बाहर चले गए, मतलब तो ये ना कि हिंदुस्तान में, इंडिया में तो बर्बाद होके जा रहे हो। सही बात है। और ये गारंटी थोड़ी ना बाहर जाके आप कमा लोगे या नहीं कमा लोगे। तो बाहर अगर आप जाना चाहते हो, तो इसका सही रास्ता क्या है? मतलब जैसे अगर किसी को जाना ही है और जेन्युइन तरीके से जाना, तो कैसे उसको पता चलेगा कि हाँ चीजें देखिए हैं? मैं आज आपको एक क्लियर सी चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर कोई कैनेडा अप्लाई करता है, हाँ। अगर तो कोई ग्रेजुएट है हाँ। और उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ। मतलब 5 साल का, 4 साल का, और या एमबीए, और इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहली बात है वो आइलेट्स करे। आइलेट्स करके जो कनाडा की पॉलिसीज़ हैं जिसमें हम बोलते हैं पीआर अप्लाई करनी, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, ये नॉमिनेशन। आइलेट्स क्या होता है? बहुत से लोगों को समझ नहीं आया। आइलेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई कोर्स करते हैं, मान लीजिए वेल्डर का कोर्स कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट से हमें एक रिटर्न में देगा कि हाँ ये बंदा वेल्डर है, इसने ट्रेनिंग ली है और इसके कोई काम आता है। आइलेट्स का मतलब ये होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं इनको एक प्रूफ चाहिए होता है रिटर्न में, कि अच्छा। आपको इंग्लिश बोलने में, सुनने में, लिखने में और पढ़ने में आप माहिर हो। और उसके एक नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं टोटल। 10 नंबर सिर्फ फॉरनर्स के आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हमारे इंडिया वालों के 4 से लेके 6 या 7 तक आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनका टेस्ट होता है, उसकी फ़ीस लगती है 10,000 15,000 जो भी फीस है। और जिनको आती नहीं इंग्लिश? जिनको आती नहीं वो आइलेट्स क्लियर ही नहीं कर सकते। अच्छा। अब जो बंदा अनपढ़ है वो डॉक्टर की सीट पे बैठ ही नहीं सकता। ये सेम चीज़ वो है कि अगर आपकी इंग्लिश है ही नहीं, आप आइलेट्स क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लियर उसके लिए क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। अब वो एग्ज़ाम में आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ने को देंगे, वो देखेंगे कि आप कितने इसमें माहिर हो, फिर सुनने को, लिखने को, उस चीज़ों में एक एग्रीगेट बनाएंगे ओवरऑल कि आपके 10 में से इतने नंबर पढ़ने में आए हैं, 10 में से इतने नंबर सुनने में आए हैं। तो आइलेट्स इसमें मैंडेटरी, और ज़्यादातर ये स्टडी वीज़ा में होता है। अच्छा। ज़्यादातर ये वर्क में नहीं होता, या फिर ये कनाडा में पीआर के लिए होता है, जिसने परमानेंट रेजिडेंस यहीं से अप्लाई करनी है, अच्छा। उसको आइलेट्स की जरूरत होती है। ठीक है। और स्टडी के लिए ज़्यादातर ये माना जाता है, ठीक है। तो कनाडा के अंदर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप आइलेट्स कीजिए। आइलेट्स करके आप एक्सप्रेस एंट्री दी के, कोई भी कंसल्टेंट आपसे 15-20 हज़ार रुपये की फ़ीस लेगा अपनी फाइलिंग करने की, लेकिन अगर आपका नंबर आ गया तो 100% आपको यहाँ से पीआर होके जाएगी, और आपका कोई लाखों रुपया नहीं लगने वाला, कोई हज़ारों रुपया नहीं लगने वाला। सिर्फ आपकी यहाँ की खुद की टिकट लगेगी, एम्बेसी फीस लगेगी, मेडिकल लगेगा, जो कि लगभग इसमें एम्बेसी फीस भी 25,000 है एक बंदे की, अच्छा। और मेडिकल 6500 का होता है इसके अंदर, ठीक है। और यही आपका बस खर्चा लगता है। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंसल्टेंसी के पास जो कि लीगल है उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि मैं पीआर की फाइल लगाना चाहता हूँ। अपनी एलिजिबिलिटी लेकिन चेक करनी ज़रूरी है सही कि मैं बात। एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ। ये नहीं हूँ। और अगर आप हैं एलिजिबल तो आप फ्री में जाइए। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग यूरोप जाते हैं, ठीक है। यूरोप में जैसे स्पेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, या आपका लग्जमबर्ग। अच्छा, लग्जमबर्ग की मैं बात करूंगा एक बहुत ज़रूरी, कि लग्जमबर्ग का बहुत फ्रॉड चला हुआ है। अच्छा। लग्जमबर्ग का फ्रॉड इतना चला हुआ है कि शायद बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है।
तो उसमें भी मैं आपको यही बोलूँगा कि कंट्री कोई भी हो, ठीक है, आप ये चीज़ वेरीफाई कीजिए, कंपनी का नाम, कंपनी का फ़ोन, एड्रेस, उसको वेब साइट में जाके उसकी गूगल में जाके मैच कीजिए, उसमें देखिए अगर हेर फेर है तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ है। गड़बड़ है। और एक ही फंडा होता है बाहर जाने का, बाहर जाने का यही फंडा होता है कि आपको वहाँ का एम्प्लॉयर चाहिए। सही बात। मतलब अगर मुझे जर्मनी जाना है या स्पेन जाना है तो मुझे स्पेन का एम्प्लॉयर चाहिए जो मुझे ऑफ़र करे अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी में जॉब। तो वो ऐसे ऑफ़र नहीं करेगा, वो बाकायदा वहाँ पे अपनी लोकल एरिया में, लोकल मिनिस्ट्री में एक स्पेशल जो है डिमांड देगा और उसके बिहाफ पे जो पासपोर्ट्स होता है, पासपोर्ट्स की कॉपी हम लोग भेजेंगे जैसे उनको, तो वो उसके बिहाफ पे वर्क परमिट इशू करवाएगा वहाँ से। उस वर्क परमिट्स में उसकी जॉब, सैलरी, कितने आवर काम करेगा, सब कुछ दिया होगा, किस टाइप नेचर का वर्क होगा, सब कुछ दिया होता है। तो आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको वहाँ के एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर चाहिए। अब सीधी सी बात है कि स्पॉन्सर्स तो ऐसा है नहीं कि सबकी नॉलेज में होते हैं एम्प्लॉयर, सही बात है। ठीक है ना, उनको तो यहाँ पे अप्रोच नहीं होती, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप ढूंढिए ऐसा कंसल्टेंट जिसके उनके साथ टाइप हो, जिसका रेट जायज़ हो, ठीक है, जिसका रेट जेन्युइन हो, आप उसका वेरीफाई कीजिए, उसको चेक कीजिए। और मैंने जो आपको बातें बताई ये आपके बहुत काम आएंगी अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो आप उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो ये आपके बिहाफ पे पेपर मंगवाएगा। देखिए हर एक पेपर की फ़ीस होती है, सही वो बात क्या है वो वही जानता है सही बात है। जो अप्लाई करेगा। तो वो क्या फ़ीस है वो डिसाइड कीजिए, आपका बजट में है या नहीं है। उसके बाद जब वो पेपर आ जाएगा फिर उससे एम्बेसी की फ़ाइल लगाइए, यही तरीका होता है। जी। लेकिन ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि एम्बेसी की कोई गारंटी नहीं होती, एम्बेसी किसी की बाउंड नहीं है, वीज़ा दे या ना दे वो एम्बेसी का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पेपर आ ही गए हैं, एम्प्लॉयर ने दे ही दिए हैं तो समझो वीज़ा आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एम्बेसी डिसाइड करेगी। अच्छा। लेकिन एम्बेसी ये देखेगी कि जिस एम्प्लॉयर ने बुलाया है। अच्छा, जैसे लोग फंस भी जाते हैं बहुत से, हम्म ठीक है, इंडिया में बहुत लोग करते हैं ये, तो क्या उनके पैसे मिलने की संभावना रहती है कि नहीं रहती है? जिन लोगों का पैसा फंस जाता है, हाँ। अब जो तो बहुत दूर के होते हैं, हाँ। मान लो एग्जांपल के तौर पे तेलंगाना बहुत दूर है, नेपाल बहुत दूर है। अब अगर 5 गेड़े लग गए तेलंगाना के, चंडीगढ़ ही लग गए मान लीजिए, ठीक है, तो उसको पता है यार मेरे तो 40-50 हज़ार तो मेरा वैसे लग जाना, मैं रहूँगा कहाँ। तो ऐसे सिचुएशन वाले बंदे तो जो मिलता है वो लेके वो चले करते हैं, हाँ कर लेते हैं। और तकरीबन देखिए इसमें लॉस ही होता है, लॉस ही होता है। हाँ लॉस ही होता है। लेकिन इसमें यार मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि एजेंट तो चलो वो गलत हैं ही जो ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन गलत आप लोग भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि आप लोग अंधों की तरह पैसा देते हैं, जी। कोई चीज़ वेरीफाई नहीं करते। और अगर आपको डाउट भी होता है, आप एक ऑफिस की चकाचौंध देख के आपको लगता है कि यार आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके इन्हीं पैसों से तो वो चकाचौंध उसने खड़ी की है, सही बात है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि ये चकाचौंध उसने जेब से निकाली है, वो आप ही के पैसों से निकाली है। सही बात है। असलियत में काम करने वाला एक सिंगल से छोटे ऑफिस में भी काम करवाता है। हम्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक सिंगल ही कमरा है, लेकिन ये नहीं काम नहीं करवाते, काम करवाते हैं काम और लिमिटेड कराते काम करवाते हैं, वो, बल्कि कभी कभी वो ज्यादा जेन्युइन निकल जाते हैं। जेन्युइन निकल जाते हैं। हाँ। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप खुद चेक करिए। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये चीज़ें आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। हो सकता है मेरी लाइन के कुछ मुझे गालियाँ दे रहे हो, सही बात है। सच में, सच्चाई क्योंकि बताओगे तो कुछ ऐसे ही होगा। तो वाकई हो सकता है कोई देख रहा हो और वो गालियां दे रहा हो कि यार मैं साला 100 लोग ये अप्लाई करके बैठा हूँ और उनमें से किसी ने देख लिया तो मैं क्या इसके जवाब दूंगा, क्या जवाब? ठीक है ना। लेकिन चलो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भगवान ने अगर मुझे इस लायक बनाया है, इतने साल का एक्सपीरियंस दिया है, तो मैं दुनिया किसी न में दो ही किसी तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छा भी काम करते हैं, एक हाँ बुरा एक भी बुरा काम भी काम करते करते हैं। हैं। तो दोनों जरूरी है इसमें, मतलब जरूरी वो तो जरूरी नहीं है जो गलत काम करता है, लेकिन जो गलत कर रहा है सही साबित करने के लिए जरूरी है। हाँ इसलिए मैंने आज वो इन्फॉर्मेशन दिया। आप ऐसा सोच लो कि मैंने 14 साल का एक्सपीरियंस आपको आज बताया। जी जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वर्ड तो दो होते हैं, लेकिन वो जो दो वर्ड्स होते हैं ना वो कई सालों की मेहनत होती है। जैसे कि मान लीजिए एक फोन को चलाना हो, हाँ इसमें पूरा का पूरा सिस्टम है, लेकिन पासवर्ड 4 अंकों का डाला जा रहा है। बिल्कुल। तो वो चीज़ शायद आपने बताई है और लोगों ने सुनी भी है। हाँ मैं यही चाहूँगा कि आप सपनों को ना मारो,
आपका बाहर जाने का सपना है यार, करो पूरा, क्योंकि सपने एक ही जन्म तो मिला है, कर लो उसको पूरा। लेकिन ये भी देखो कि सपना हमने सही भी लिया कि नहीं, और अगर ले लिया है तो उसको पूरा करने वाला सही बंदा कि गलत है। सही हुआ तो वो सपना आपका पूरा होगा, गलत हो गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सही बात। वो लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं इस लाइन में, बहुत लोगों ने ऐसे आत्महत्याएं भी की होंगी। अच्छा, हाँ, कर लेते हैं क्योंकि हाँ मतलब इतने जमा पूंजी या कोई चीज बेची है और फिर जा ना पाए, हो ना पाए, तो उसके पास में कोई रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन ये सही तरीका नहीं है आत्महत्या आज करने के का। टाइम पे जो यंग जनरेशन है ना, हाँ, इसको ये है कि माँ बाप ने कैसे कमाया हमें लेना देना नहीं, लेना देना ठीक नहीं। है, बस इन्होंने कमा लिया, ये मुझे बाहर भेज दें किसी तरह से, सही बात है। ठीक है। वो ये भूल जाते हैं कि लाखों रुपए की कमाई आज के टाइम पे आसान नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर जाओ, लेकिन ध्यान से, जहाँ आपको शक पड़े वहीं पे रुक जाओ। जो पैसा दिया है उसके आगे मत दो, ठीक है, वहीं पे रुक जाओ और सर्च करो। जांच पड़ताल जरूरी है। देखिए आजकल इंटरनेट है, हाँ, क्या चीज़ नहीं है, A to Z सब कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो बातें मैंने बताई हैं कि मेडिकल्स, ये चीज़ें नहीं उसमें आती इंटरनेट में, कि कौन सी कंट्री करती है या इतनी लंबी लिस्ट नहीं आती है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको गौर करिए। इनको गौर करने के बाद अगर आप वाकई बाहर जाना चाहते हैं तो लीगल कंसल्टेंसियाँ बहुत हैं, सर्च कीजिए, सर्च करके अगर आपको ट्रस्ट बनता है तो उनसे अप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया। तो विकास मल्होत्रा साहब, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने वो शायद अपने एक्सपीरियंस के वो राज बताए 14-15 साल के, जो लोगों को काफ़ी टाइम करने के बाद में एक हुनर, एक जो चीज़ें मिलती, आपने वो सारे राज बताए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाहर के लिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है जांच पड़ताल अच्छे से करें और लोगों को समझे। जो भी आपका एजेंट है उसके बारे में देखें, उसकी जांच पड़ताल करें, उस कंपनी की जांच पड़ताल करें और देखें कहीं आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं हो रहा। और हाँ, आप अपने सपने को मत तोड़िए। अगर जेन्युइन है तो आप जाइए, अच्छे लोगों से जुड़िए और कीजिए। मिलते हैं फिर अगले उसमें।